हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। शिक्षा क्षेत्र की वीडियोस की इस सीरीज के तहत इस बार आपको जो रिसर्च स्कॉलर यानी शोधार्थी होते हैं और उनके गाइड, इनके बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। यह वीडियो आपके कानों को चौंका सकती है, आपके कान आप खड़े कर दीजिए या सुनने के लिए। लेकिन यह मेरे आरोप नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो एक पीएचडी स्कॉलर होने के नाते, रिसर्च स्कॉलर होने के नाते मेरे को दूसरी यूनिवर्सिटी के लोग बताते थे। मैं पहले ही साफ कर दूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं वह मेरे भी जो गाइड थे उनके बारे में नहीं। वे बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इंसान, बहुत ही सज्जन, और उनके मार्गदर्शन में मैंने भी पीएचडी की थी। क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट थे, वे समझते थे इन चीज़ों को। लेकिन मेरे पास जो शिकायतें आ रही मैं वही बता रहा हूँ, और आप भी यदि आप बातचीत करें तो आपको भी यह बातें सामने आएंगी। लेकिन मैं पहले साफ करता हूँ, सभी के लिए नहीं है। बहुत से प्रोफेसर जो गाइड हैं वो बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके बीच में जैसे तालाब में कुछ मछलियाँ गंदगी फैला देती हैं, तालाब को एक मछली भी, वैसे ही कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पीएचडी करने के लिए आपको एक गाइड की भी ज़रूरत होती है। किसी यूनिवर्सिटी में जब आपका एग्जाम वो प्रवेश हो जाता है, आपको एडमिशन मिल जाता है पीएचडी में, तो आपको एक गाइड की ज़रूरत होती है। और आमतौर पर गाइड उसी फैकल्टी के कोई सीनियर प्रोफेसर आपको मिलते हैं। बहुत सी शिकायतें मेरे पास आती हैं और आपके पास भी आती होंगी। आमतौर पर एक शिकायत आती है कि कुछ जो गाइड होते हैं वो रिसर्च स्कॉलर से घर का भी काम करवाते हैं, उसमें घर का सामान लाना, सब्जी लाना, गाड़ी धुलवाना, इस तरह की बातें होती है। कुछ लोगों को तो मैं भी जानता हूं जिन्होंने ये पर्सनल तरीके से मुझे भी कहा कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। कुछ लोग ऐसा भी कराते हैं कि जैसे कोई गाइड कहीं जा रहा है और यदि रिसर्च स्कॉलर कोई अच्छी पोस्ट पे है तो उसके फिर रहने का, ठहरने का, उसके घुमाने का, गाड़ी का इंतज़ाम रिसर्च स्कॉलर करते हैं। और यदि बेरोज़गार हैं तो बेरोज़गार से वो घर का सामान ले आना और गाड़ी धुलवाना, ऐसे इस काम की शिकायतें आती रहती है। ये आरोप हैं, इसकी सत्यता यदि चाहे यूजीसी तो अपने स्तर पर इनकी जांच करा सकती है। इसके अलावा एक किस्सा बहुत ज़रूरी है बताना, मुझे लगता है। बिहार में एक प्रोफेसर थे, वो रिटायर हो गए हैं, उनका नाम था मटुकनाथ। और मटुकनाथ ने अपनी शिष्या जूली से शादी की थी। वो बहुत चर्चित केस हुआ था कुछ साल पहले, और वो लवगुरु के नाम से जाने गए। अब इसमें जो भी रहा उनके वो, लेकिन एक बात ये भी सामने आई थी कि जो वो उनके गाइड थे और रिसर्च जो करते हैं, तो इस तरह की भी घटनाएं हो सकती हैं या हो जाती हैं, या ये भी कुछ मामलों में ये भी होता है कि संभवतः वो उन पर दबाव बनाते होंगे। ऐसे वैसे इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये जो भी इस तरह के रिलेशन होते हैं। लेकिन यदि मटुकनाथ और जूली का संबंध है, एक जगह हो सकता है, तो और संबंधों में या इस तरह के संबंधों पे सरकारों को खंगालना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे पास तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इसको कह नहीं सकता, लेकिन मैं मटुकनाथ और जूली का इसमें एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको एक बड़ी बात बता दूँ, ये संभवतः 2010 की बात है। चेन्नई में एक साइंस कांग्रेस हुई थी। उस साइंस कांग्रेस में एक बात सामने आई थी कि भारत में 5 साल में 10,000 रिसर्च या पीएचडी या रिसर्च जो भी है वो नहीं हो पा रही हैं। जबकि उसी कालखंड में चीन में जो है कि 5 साल में 20,000 से ज़्यादा रिसर्च यानी पीएचडी इस तरह की हो रही थी। यानी भारत उस बहुत पीछे पायदान में था। हालांकि तब से ये 12 साल बीत गए हैं, एक दशक, और इस दशक में संभवतः स्थिति बदली होगी। अब बात करते हैं रिसर्च की, रिसर्च हो कैसे रही है। उदाहरण के तौर पर हम हिंदी विषय को ले लेते हैं। हिंदी में अधिकतर जो रिसर्च देखी जा रही हैं वो अभी भी उसी पैटर्न पे चल रही है जो अब से 10-20 साल पहले चल रही थी।
जैसे कि किसी लेखक की रचनाओं में निराला का प्रभाव, महादेवी वर्मा का प्रभाव, पंत का प्रभाव, छायावाद का प्रभाव, इस तरीके से वो प्रभाव उसमें देखे जाते हैं। इस तरह के अध्ययन हो रहा है ये, या कि किसी की रचनाओं को लेते हैं और उसमें वो किसी और कवि की या लेखक की छाप को उसमें तलाशना शुरू कर देते हैं। एक और बात हो रही है कि ये आरोप है, इसके प्रमाण यदि भारत सरकार चाहे यूजीसी के माध्यम से तो सामने आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह की शिकायतें आई हैं और शिकायतें हैं, इसलिए मैं इसका कोई ये नहीं कह सकता कि ये प्रमाणित है, सत्य है। लेकिन हाँ, मैं कुछ उदाहरण भी जानता हूँ, वो भी मैं दूंगा। पहले मैं बता दूँ कि जैसे दो यूनिवर्सिटी ए और बी, दोनों में जो प्रोफेसर हैं, दोनों दोस्त हैं, वो जाहिर है कि कुछ ना कुछ कविताएँ, कहानियाँ कुछ लिख लेते हैं। अब पहले के जो शिष्य हैं वो दूसरे वाली की रचनाओं पे, उसके साहित्य जो रचा है उस पर पीएचडी करते हैं, और दूसरे वाले के शिष्य पहले वाली की रचनाओं पे। ऐसी शिकायतें भी हमारे पास आई हैं। इसका मतलब एक दूसरे की वो बायोडाटा को बड़ा अच्छा बनाने के लिए कि इनकी रचनाओं पे पीएचडी हो रही है, थीसिस सबमिट की जा रही है या रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं, इस तरह के हो रहा है। लेकिन ये इस आरोप की पीएचडी को या जो भी कर रहे हैं ये लोग, यूजीसी को देखना चाहिए कि क्या ऐसी शिकायतें हैं, क्या ये सत्य हैं। ये बातें जब बाज़ार में उछलती हैं तो कुछ न कुछ, यदि धुआं निकल रहा है तो कहीं नहीं आग तो लगी है, ये देखना पड़ेगा। इसी तरीके से हम एक चीज़ देखें कि पिछले एक दशक में, एक या दो दशक में हम कहते हैं, जब से खबरिया चैनल आए, उन्होंने हिंदी भाषा में किस तरीके से अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल भरपूर कर दिया और हिंदी के पुराने शब्द जो गायब हो गए। इस तरह के छुटमुट पीएचडी जरूर हो रही है, रिसर्च हो रही है, लेकिन क्या बड़े पैमाने पे इस पर हो रहा है कि हिंदी भाषा में कैसे बदलाव आ गया, क्या ये भाषाएं कहाँ जा रही हैं। इसी तरह का मैं एक उदाहरण देता हूँ इतिहास में। इतिहास में जो भी पीएचडी हो रही हो, लेकिन क्या इस पीएचडी में इन्होंने कभी, तो एक उदाहरण देता हूँ क्योंकि मैं हिमालय लोक के तहत मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें हिमालय की क्षेत्र पर बात कर रहा हूँ। तो जो हिमालय का जो बिखरा एक इतिहास है, क्या कभी उस पर पीएचडी हुई है? कोई कर रहा है उन पर पीएचडी कि वहाँ का कौन सा खस समाज था, कौन सा वह नाग थे, वहाँ पे किरात थे, या जो ये वहाँ पे लोग गए, कौन गए, कैसे गए। लोग कहते हैं मैदानों से मुग़लों के अत्याचार से भी गए डर के मारे या बचने के लिए, लेकिन उससे पहले भी तो वहाँ लोग गए, कौन सी धाराएं थी, इस पर कोई रिसर्च ही नहीं कर रहा है। वह पता नहीं है कौन सी रिसर्च हो रही। तो यूजीसी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह की शिकायतें हो रही हैं, कि आमतौर पर ये शिकायत आती है कि कई गाइड, सभी नहीं, कई तो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे गाइड हैं, खुद मेरे गाइड बहुत अच्छे थे। तो ये जो गाइड हैं, जो कुछ लोग, सभी नहीं, वो अपने जो स्टूडेंट हैं, जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनसे घरेलू नौकर की तरह उनसे काम क्यों लेते हैं, व्यवहार क्यों होता है। ये है एक आरोप है जो इसकी सत्यता यूजीसी को पता करनी चाहिए। एक और बात, जब पीएचडी थीसिस को सबमिट कर दिया जाता है, उसका सबमिशन हो जाता है, उसके बाद वाइवा होता है, तो वाइवा के दिन पूरी फैकल्टी को कई जगह रिसर्च स्कॉलर अपनी जेब से खाना खिलाते हैं, या मुँह मिष्टान तो चलो अपनी मर्जी से हो सकता है। कई जगह यह भी आरोप लगते हैं कि जो एग्जामिनर आते हैं वाइवा लेने, उनकी भी दान दक्षिणा की जाती है, और वो की जाता है, ये रिसर्च स्कॉलर करते हैं। इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। और जो बातें हैं, मुझे बहुत से लोगों ने ये बातें बताई। खुद मैं रिसर्च स्कॉलर रहा, पीएचडी की, तो अपने नज़दीक से मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। इसके अलावा कुछ प्रोफेसर ऐसे भी हैं जो अपने अंडर में पीएचडी करना ही नहीं चाहते, कराना ही नहीं चाहते। मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनके यहाँ पीएचडी जब हुई थी तो वो लोगों को डिमोरलाइज करते थे कि यार क्या करोगे पीएचडी करके, ऐसे करके, फिर वो भाग जाते थे, क्योंकि उससे उनका टाइम बचता है। इस तरह के प्रोफेसरों पर भी नज़र रखनी चाहिए, और हर प्रोफेसर से ये पूछा जाना चाहिए कि आपने अपने ये जो कालखंड है नौकरी का, उसमें कितने लोगों से पीएचडी कराई, उसमें फिर क्या क्या कराया। मुझे लगता है कि एक सुझाव है मेरा कि यूजीसी को एक विंडो बनानी चाहिए जिसमें रिसर्च स्कॉलर का पूरा उसमें डाटा हो, और उनकी शिकायतें गुप्त तरीके से आनी चाहिए कि वो किस तरीके से कहीं उनको उनके गाइड दुर्व्यवहार, इस तरह का व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो ये आरोप सामने आए हैं, यूजीसी को इसकी जांच करनी चाहिए,
केंद्र और राज्यों के जो शिक्षा मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, इनको भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, इस पर जांच करानी चाहिए। तो यही मेरा इसमें कहने का था। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। संपादकीय न्यूज़ चैनल और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। शिक्षा क्षेत्र के इस तरह के और भी मामले लाऊंगा और आपको और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।